गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे पे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे। या फिर इस टॉपिक को हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे। मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड और जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे कैसे करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है। और एक चीज़ भी याद रखिएगा, इस टॉपिक को हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाउ द नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेसोडाइलेशन। ठीक है। मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे करके हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने में हेल्प करता है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना। मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, ठीक है, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या चीज़ है, वेसोडाइलेशन कराना। मतलब ब्लड वेसल्स को क्या कराना, डायलेट कराना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट तब करा पाएगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ मिलकर काम करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ मिलकर काम करेगा। तभी ये क्या करा पाएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा पाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसोडाइलेशन। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैसे करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जीपीसीआर जो सिग्नलिंग पाथवे होता है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, या कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये वेसोडाइलेशन को करवाता है। ठीक है। ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। तो देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या चीज़ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ है, गैसियस पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो ये चीज़ तो पता चलता है कि गैसियस मॉलिक्यूल है, लेकिन पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कि कोई भी एक सेल है हमारा बॉडी का, ठीक है ना, मान लो कि कोई भी सेल है, अगर ये सेल नाइट्रिक ऑक्साइड को बना रहा है, बनाने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे जस्ट अपने सराउंडिंग सेल में क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया। ठीक है। अब सराउंडिंग जो सेल होगा, उस सराउंडिंग सेल्स में हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, अपना फंक्शंस को शो करेगा या अपना इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ सिग्नलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन मोड ऑफ क्या चीज़, सिग्नलिंग। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बनेगा तो वो अपना इफेक्ट को शो करेगा किसमें, जस्ट सराउंडिंग सेल्स में। ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे जो नियर बाई सेल्स है उसमें क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड अपने इफेक्ट को शो करेगा। इसीलिए हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, गैसियस पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि देखो, हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड भी बोलते हैं। एंडोजीनस का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पर समझो दो टर्म आता है, एक को हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस, एक को बोलते हैं एक्सोजीनस। ठीक है। एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसीलिए बोलते हैं कि अगर सेल खुद नेचुरली, अगर हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को बना पा रहा है, ठीक है, तब हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। मतलब हम लोग बोलेंगे सेल खुद क्या कर पा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर पा रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। लेकिन अगर हम लोग बाहर आउटसाइड सोर्स से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को ले रहे हैं, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। ठीक है। एक्सोजीनस बोलेंगे। ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, उसका दो सोर्स होता है, एक एंडोजीनस मतलब सेल खुद नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर पाता है, दूसरा हम लोग बोलेंगे एक्सोजीनस सोर्स भी होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि इसको क्या कर पा रहा है, सेल खुद सिंथेसाइज कर पा रहा है। ठीक है। इसीलिए क्या चीज़ हो गया, एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड हो गया। लेकिन एक्सोजीनस सोर्स भी प्रेजेंट है, मतलब हम लोग बोलेंगे बाहर से भी हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड ले सकते हैं हमारे बॉडी में। तो एक्सोजीनस सोर्स में क्या क्या आता है, तो एक्सोजीनस सोर्स में हम लोग बोलेंगे बहुत कुछ आता है, जैसे गार्लिक में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, लेमन में मिलता है। ये सब सारा का सारा क्या चीज़ है, एक्सोजीनस सोर्स है, जिसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जब हम लोग ये एक्सोजीनस सोर्स को अपने बॉडी में लेते हैं, तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है हमारे बॉडी में क्या चीज़ को करवाने के लिए, वेसोडाइलेशन को कराने के लिए। ठीक है ना। ऐसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोकस क्या चीज़ में करेंगे, वेसोडाइलेशन में। मतलब ये ब्लड वेसल्स को कैसे करके डायलेट कराएगा। ठीक है। इस पर फोकस करना। देखो थर्ड पॉइंट क्या चीज़ मैं लिखा हूँ, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हूँ, इट कैन इजिली डिफ्यूज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये लिखा हूँ कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक इन नेचर होता है, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाँ, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड आसानी से क्या कर पाएगा,
जो भी टारगेट सेल रहेगा, सराउंडिंग सेल रहेगा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। इसीलिए क्रॉस कर पाएगा क्योंकि ये कैसा इन नेचर है, लाइपोफिलिक इन नेचर है या हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और इसीलिए भी क्रॉस कर पाएगा क्योंकि जो सराउंडिंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज़ का बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैसा मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, लिपिड लविंग मॉलिक्यूल है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे आसानी से क्या कर पाएगा, सराउंडिंग सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। और सराउंडिंग सेल्स में जिसको हम लोग टारगेट सेल भी बोलेंगे उसमें क्या कर पाएगा, अपना फंक्शंस को कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये आसानी से क्या कर पाता है, डिफ्यूज़ कर पाता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि ये मतलब इसीलिए हम लोग बोलेंगे कैसा मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ तक में हम लोग क्या देखें, यहाँ तक में हम लोग 3 चीज़ देखें कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना वो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना वो एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये लिखा हूँ कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना उसका बहुत शॉर्ट क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, ठीक है। जनरली कितना से कितना होता है हम लोग बोलेंगे 2 सेकेंड टू हम लोग बोलेंगे 30 सेकेंड या 25 सेकेंड तक ही इसका क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा सेल से निकल रहा है हम लोग बोलेंगे, ये जैसे कि मान लो कि मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग ब्लड वेसल्स को देखेंगे, ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स का हम लोग बोलेंगे सबसे अंदर का जो लेयर होता है ना उस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोथीलियल लेयर, ठीक है। ऐसे करके मान लो ये वाला क्या चीज़ है, इंडोथीलियल लेयर है, ठीक है ना, सबसे अंदर का लेयर है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का। और बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन, जहाँ से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। और इंडोथीलियल जो लेयर है उसके ऊपर में हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स का क्या होता है, लेयर होता है, ऐसे करके, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या चीज़ है, स्मूथ मसल्स का लेयर, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स का क्या चीज़ है, लेयर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्मूथ मसल लेयर, ठीक है ना। हाँ, और उसके ऊपर भी हम लोग बोलेंगे एक लेयर होता है सबसे बाहर का लेयर, ठीक है, ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कुछ नाम दिया गया है, जिसका नाम है थीका एक्सटर्ना, ठीक है ना। तो सबसे अंदर का जो लेयर होता है ब्लड वेसल्स का, ये ब्लड वेसल्स का हम लोग टीएस देख रहे हैं, ठीक है ना, टीएस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सबसे अंदर का लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथीलियल लेयर, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ट्यूनिका इंटरना। बीच वाला लेयर जिसमें स्मूथ मसल्स वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बाहर का लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना जानो क्योंकि मुझे समझाना है क्या चीज़, ये शॉर्ट हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो शॉर्ट हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि इंडोथीलियल सेल क्या करता है ना, इंडोथीलियल सेल क्या करेगा, ठीक है। देखो मैं इंडोथीलियल सेल्स को यहाँ पर एक इंडोथीलियल सेल को मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बगल में क्या चीज़ है, देखो इसके बगल में हम लोग बोलें क्या चीज़ है, ये स्मूथ मसल्स का सेल है, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, ठीक है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन सिक्रीट करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को सिक्रीट करेगा इंडोथीलियल सेल्स, कहाँ पर, अपने सराउंडिंग सेल में, मतलब स्मूथ मसल्स में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ स्मूथ मसल्स सेल, ठीक है ना। हाँ, इसमें सिक्रीट किया, ठीक है, इंडोथीलियल सेल्स। तो देखो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को सिक्रीट करता है इंडोथीलियल सेल्स अपने सराउंडिंग सेल्स में, तो ये इसका जो लाइफ, हाफ लाइफ जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, वो कितना होता है, 2 से लेके 30 सेकंड तक। अगर 2 से लेके 30 सेकंड तक अगर ये अपना इफेक्ट को शो नहीं करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, तब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो हाफ लाइफ का मतलब यही हो गया कि जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज हुआ और जैसे वो सिक्रीट हुआ, तो सिक्रीट होने के 2 से 30 सेकंड तक के बीच में इस नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करना है, अपना इफेक्ट को शो करना है, मतलब रेशो डायलेशन को कराना है। अगर ये नहीं करा पाएगा तो हम लोग बोलेंगे तब नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब तुम लोग खुद सोचो कि इसका हाफ लाइफ कितना कम होता है, 30 सेकंड के अंदर अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है, अबाउट 2 to 25 सेकंड्स, और हम लोग बोल सकते हैं 2 to 30 सेकंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग और एक टर्म से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं EDRF। EDRF का मतलब हो गया इंडोथीलियल डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग EDRF भी बोलते हैं। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराता है। ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स होता है ना उसको रिलैक्स कराता है, ताकि ब्लड वेसल्स क्या हो सके, डायलेट हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या हो सके, मतलब फ्लो हो सके, किसमें, ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EDRF, मतलब इंडोथीलियल डेराइव्ड
रिलैक्सिंग फैक्टर। इंडोथीलियल जब भी कभी टर्म आएगा तो याद रखना इंडोथीलियल हमेशा ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स का जो सबसे इनर जो लेयर होगा वो कौन सा सेल का बनेगा, इंडोथीलियल सेल्स का बनेगा, ठीक है। तो और ब्लड वेसल्स में हम लोग बोलेंगे इंडोथीलियल सेल्स के चारों तरफ वाला बाहर का जो पार्ट होगा चारों तरफ वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स का लेयर होगा, ठीक है ना। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इंडोथीलियल डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर है। मतलब ये क्या करेगा, इंडोथीलियल सेल से निकलेगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा और स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा, ताकि क्या हो सके, वेसो डायलेशन हो सके। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग EDRF भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि इट हेल्प्स इन वेसो डायलेशन, मतलब क्या चीज़, रिलैक्सेशन, और क्या चीज़, स्मूथ मसल्स, ताकि क्या हो सके, वेसो डायलेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या हो सके, फ्लो हो सके, ठीक है। तो यही इसका मतलब हो गया। तो इतना पॉइंट को आपको याद रखना होगा, तब जाके आपको मोड ऑफ एक्शन समझ में आएगा किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पर बनता है, या हमारा बॉडी में कौन कौन सेल्स होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर सकता है नेचुरली। तो देखो, हमारा बॉडी में हम लोग बोलेंगे, ऐसे तो बोला जाता है कि हमारा बॉडी में हमारा जो लीवर होता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बना सकता है। मैक्रोफेजेस जो होता है ना वो भी क्या कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बना सकता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बना सकता है। मतलब एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे जो हमारा इम्यून सेल्स होता है ना वो क्या कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर सकता है। और इंडोथीलियल सेल्स तो बिल्कुल है, इंडोथीलियल सेल्स भी क्या कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर सकता है। और भी हम लोग बोलेंगे बहुत सारा सेल्स होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे करके ये सेल सिंथेसाइज कर रहा है। तो याद रखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग बोलेंगे सेल्स के अंदर एक एंजाइम होना पड़ेगा। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है। इसका मतलब जो सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को बना रहा है या सिंथेसाइज कर पा रहा है उस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कैसे करके नाइट्रिक ऑक्साइड को बना रहा है। तो याद रखिएगा, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए, उस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं आर्जिनिन एमिनो एसिड, ठीक है। तो आर्जिनिन क्या चीज़ है, एमिनो एसिड है। आर्जिनिन को ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगा, हम लोग बोलेंगे वेसो डायलेशन करेगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिखा हूँ कि कैसे करके सिंथेसाइज होगा। सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज चाहिए और आर्जिनिन एमिनो एसिड चाहिए एज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब जो सेल्स हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को बना पा रहा है, सारा सेल्स में दो चीज़ तो होगा। पहला क्या चीज़, आर्जिनिन एमिनो एसिड एज ए प्रिकर्सर, और हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये क्या कर पा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बना पा रहा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर काम क्या चीज़ है, वेसो डायलेशन, ठीक है ना। ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड का और भी बहुत सारा काम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रखिए गया, वेसो डायलेशन। जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो है ना, ये सब हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस के लिए क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। तो ये अलग आस्पेक्ट है। अभी हम लोग को किस आस्पेक्ट में जाना है, हम लोग बोलेंगे ये वेसो डायलेशन वाले आस्पेक्ट से हम लोग को स्टडी करना है, किसको, नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है ना। हम लोग को ये भी देखना है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब वेसो डायलेशन करता है तो कैसे करके G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए हम लोग स्टडी क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और GPCR को एक साथ स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो और एक देखो क्वेश्चन क्या आता है ना कि यार नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो एंजाइम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, क्या उसका आइसोफॉर्म्स है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो याद रखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का हम लोग बोलेंगे 3 आइसोफॉर्म्स है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट आर द आइसोफॉर्म्स ऑफ क्या चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का कितना आइसोफॉर्म्स है, 3 आइसोफॉर्म्स है, ठीक है ना। पहला जो आइसोफॉर्म है देखो, उस आइसोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आइसोफॉर्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरोनल NOS, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 1 या न्यूरोनल NOS, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे मैक्रोफेज NOS, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 2 या हम लोग बोलेंगे INOS, मतलब इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। थर्ड जो होता है आइसोफॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का, उसको वो एंडोथेलियल सेल्स में मिलता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 3 या
ENOS, ई स्टैंड्स फॉर एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ठीक है ना। तो ये 3 डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होता है, पहला NOS1, दूसरा NOS2, तीसरा NOS3। और ये देख लीजिए ये कौन कौन से सेल्स में मिलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसे बोला जाता है कि ये जो जितना भी फॉर्म्स है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस आर सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ क्या चीज़, सेल्स या टिश्यूज, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखिएगा याद कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का हम लोग बोलेंगे 3 क्या चीज़ है, 3 आइसोफॉर्म्स हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए ये कौन कौन से सेल्स में मिल रहा है। तो इतना आपको बेसिक आइडिया होना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा आगे का मैकेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ द नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेसोडाइलेशन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे करके नाइट्रिक ऑक्साइड और GPCR सिग्नलिंग पाथवे मिलकर काम करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ द नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन वेसोडाइलेशन प्रोसेस, और हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे, ये हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी ये वर्ड वाला वर्ड आएगा ना, वेसोडाइलेशन, ठीक है ना, तो वेसोडाइलेशन का मतलब, वेसो का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स, और डायलेट का मतलब हो गया डायलेशन, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन। तो इसमें रखना याद कि हम लोग को थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या मिलता है, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा वेसोडाइलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।